शुक्ल द्वारा रचित लोभ और प्रीति निबंध का अध्ययन हम कर रहे थे, जिनका हमारा हर घड़ी का साथ हो जाता है। सारांश ये है कि जिनके सानिध्य का हमें अभ्यास पड़ जाता है, उनके प्रति लोभ या राग हो जाता है। जिस स्थान पर कोई बहुत दिनों तक आता है, उसे छोड़ते हुए उसे दुख होता है। पशु और बालक भी जिनके साथ अधिक रहते हैं, उन्हें प्रच जाते हैं। यह प्रचना परिचय से निकलता है। परिचय प्रेम का प्रवर्तक है, बिना परिचय के प्रेम नहीं हो सकता। यदि देश प्रेम के लिए हृदय में जगह करनी है तो देश के स्वरूप से परिचित और अभ्यस्त होना ही होगा। अर्थात देश प्रेम उसी को हो सकता है जो देश के स्वरूप से, भौगोलिक स्वरूप से, सांस्कृतिक स्वरूप से अवगत हो, उसे ही हो सकता है। बाहर निकलो तो आंखें खोलकर देखो कि खेत कैसे लहला रहे हैं, नाले झाड़ियों के बीच से कैसे बह रहे हैं, टेसू के फूलों से वनस्थली कैसी लाल हो रही है, चौपायों के झुंड चरते हैं, चरवाहे तान लड़ रहे हैं, अमराइयों के बीच में गांव झांक रहे हैं। उनमें घुसो, देखो तो क्या हो रहा है। जो मिले उनसे दो दो बातें करो, उनके साथ किसी पेड़ की छाया के नीचे घड़ी आध घड़ी बैठ जाओ और समझो कि ये सब हमारे हैं। इस प्रकार जब देश का रूप तुम्हारी आंखों में समा जाएगा, तुम उसके अंग प्रत्यंग से परिचित हो जाओगे। तब तुम्हारे अंतःकरण में इस इच्छा का उदय होगा कि वह हमसे कभी न छूटे, वह सदा हरा भरा और फला फूला रहे, उसके धन धान्य की वृद्धि हो, उसके सब प्राणी सुखी रहें। यह तो वर्तमान प्रेम सूत्र हुआ। अतीत की और भी दृष्टि फैलाओ। राम, कृष्ण, भीम, अर्जुन, विक्रम, कालिदास, भवभूति इत्यादि का स्मरण करो, जिससे ये सब नाम तुम्हारे प्यारे हो जाएं। इसके नाते भी यह भूमि और इस भूमि के निवासी तुम्हें प्रिय होंगे। और आजकल इस प्रकार का परिचय बाबू को लज्जा का एक विषय हो रहा है। वे देश के स्वरूप से अनजान रहने या बनने में अपनी बड़ी शान समझते हैं। तो लेखक वर्तमान जो परिस्थिति है उसकी तरफ भी इशारा कर रहे हैं। मैं अपने एक लखनवी दोस्त के साथ सांची का स्तूप देखने गया। ये स्तूप एक बहुत सुंदर एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर है। नीचे एक छोटा सा जंगल है जिसमें महुए के पेड़ भी बहुत से हैं। संयोग से उन दिनों पुरातत्व विभाग का कैंप पड़ा हुआ था। रात हो जाने से हम लोग उस दिन स्तूप नहीं देख सके। सवेरे देखने का विचार करके नीचे उतर रहे थे। बसंत का समय था। महुए चारों ओर टपक रहे थे। मेरे मुंह से निकला, महुओं की कैसी मीठी महक आ रही है। इस पर इनके दोस्त ने कहा रोक करके, यहाँ महुए सहुए का नाम न लीजिए, लोग देहाती समझेंगे। मैं चुप हो गया। समझ गया कि महुए का नाम जानने से बाबूपन में बड़ी भारी बट्टा लगता है। आरंभ से ही कहा जा चुका है कि प्रवृत्ति भेद से प्रिय वस्तु के संबंध में इच्छा दो प्रकार की होती है, प्राप्ति या सानिध्य की, और या दूर न करने या कष्ट न होने देने की इच्छा। प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा का विचार तो हो चुका। अब रक्षा की इच्छा का अन्वेषण करना है। और रक्षा वाली जो इच्छा है उसके भी दो भाग हैं। स्वायत्त रक्षा की इच्छा अर्थात अपने अधिकार में रखने की, और दूसरी है स्वनिरपेक्ष रक्षा अर्थात केवल बने रहने देने की इच्छा। स्वायत्त रखने की इच्छा प्रायः अनन्य उपयोग या उपभोग की वासना से संबंध रहती है। इससे वह कभी कभी लोगों को खटकती है और लोग उसका विरोध करते हैं। कोई बहुत मीठे आम का पेड़ है जिसका फल सब लोग खाते हैं और जिसकी रखवाली सब लोग करते हैं। यदि उनमें से कोई एक अकेले उसकी रखवाली करने चले और किसी को पास न आने दे तो सब लोग मिलकर विरोध करेंगे। पर कभी कभी स्वायत्त रखने की इच्छा अन्य द्वारा यथेष्ट रक्षा के उस अविश्वास के कारण होती है जो लोभ या प्रीति की अधिकता से उत्पन्न होता है। ऐसी दशा में यदि संरक्ष्य वस्तु के उपयोग या उपभोग आदि में औरों को कोई बाधा नहीं पहुंचती है तो किसी एक का उसे अपनी रक्षा में रखना दूसरे को बुरा नहीं लगता। यदि लोभ की वस्तु ऐसी है जिससे सबको सुख और आनंद है तो उस पर जितना ही अधिक ध्यान रहेगा, रक्षा के भाव की एकता के कारण परस्पर मेल में उतनी ही प्रवृत्ति होगी। यदि 10 आदमियों में से सबकी यही इच्छा है कि कोई मंदिर बना रहे, गिरने पड़ने न पाए अथवा और अधिक उन्नत और सुसज्जित हो, तो यह सम्मिलित इच्छा ऐक्य सूत्र होगी। इसको क्या कहेंगे? एक सूत्रता में बंधी हुई इच्छा। मिलकर कोई कार्य करने से उसका साधन अधिक या सुगम होता है, यह बतलाना पर उपदेश कुशल नीतिज्ञों का क्रम है, पर मेरे विचार का विषय नहीं। मेरा उद्देश्य तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों की छानबीन है।
जो निश्चयात्मक वृत्ति से भिन्न है। मुझे तो ये कहना है कि इन अवस्थाओं में मेल की प्रवृत्ति होती है। अब मेल से क्या लाभ होते हैं ये न जाने कितने झगड़ालू बताते हैं और न जाने कितने लोग सुनकर झगड़ा करते हैं। लोभ का सबसे प्रशस्त रूप वह है जो रक्षा मात्र की इच्छा का प्रवर्तक होता है, जो मन में यही वासना उत्पन्न करता है कि कोई चीज़ बनी रहे, चाहे वह हमारे किसी उपयोग में आए या ना आए। इस लोभ में दोष का लेस उसी अवस्था में आ सकता है जब कि वह वस्तु ऐसी हो जिसे किसी को कोई बाधा या हानि पहुँचती हो। कोई सुंदर कृष्ण सागर मृग नित्य आकर खेती की हानि किया करता है, उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसकी रक्षा चाहने वाला यदि बराबर उसकी रक्षा में प्रवृत्त होगा तो बहुत से जो लोग हैं उनसे उसकी अनबन हो सकती है, क्योंकि वो फसल का नाश कर रहा है। वह लोभ धन्य है जिससे किसी के लोभ का विरोध नहीं, और लोभ की जो वस्तु अपने सब लोभियों को एक दूसरे का लोभी बनाए रखती है वह भी परम पूज्य है। घर का प्रेम, पुरिया गांव का प्रेम, देश का प्रेम उसी पवित्र लोभ के क्रम से क्या है, विस्तृत रूप है। तो इस तरह का जो लोभ है, देश प्रेम वाला, गांव से प्रेम, परिवार से प्रेम, समाज से प्रेम, ये विस्तृत लोभ का रूप है। मनुष्य के प्रयत्नों की पहुंच बहुत परिमित मतलब सीमित होती है। अतः जो प्रेम क्षेत्र जितना ही निकट होगा उसमें उतनी अधिक प्रयत्न की आवश्यकता होगी, और जो जितना ही दूर होगा प्रयत्नों का उतना ही कम अंश उसके लिए आवश्यक होगा। सबसे अधिक घर की रक्षा का, फिर पूरी ग्राम की रक्षा का और फिर देश की रक्षा का ध्यान जनसाधारण के लिए क्या है, स्वाभाविक है। जिनकी व्यापक दृष्टि होगी, जिनके अंतःकरण में परार्थ को छोड़ स्वार्थ के लिए अलग जगह नहीं होती, वे इस क्रम का विपर्य कर दिखाते हैं। वे देश की रक्षा के लिए अवसर पड़ने पर मतलब विपरीत कर जाते हैं। वो देश की रक्षा की जब ज़रूरत होती है तो वो घर का लोभ क्या, प्राण का लोभ भी छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं।